इंदौर में चोइथराम हॉस्पिटल में एज अ गायनिक कैंसर स्पेशलिस्ट काम कर रही हूँ। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ इस चीज से कि गायनिक कैंसर क्या होता है, महिलाओं में कौन से कैंसर्स होते हैं जिनको हम गायनिक कैंसर की श्रेणी में लाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली गायनिक कैंसर्स कौन से होते हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है में भी और ऑल ओवर कैंसर्स हैं, बाकी गर्भाशय और उसके आसपास होने वाला कैंसर। तो उसमें कौन से कैंसर्स होते हैं जो मोस्ट कॉमन होते हैं? सबसे पहले तो यूट्रस जिसको बोलते हैं, हिंदी में गर्भाशय बोलते हैं, उसका कैंसर होता है यूट्रस कैंसर, वो एक और कॉमन कैंसर होता है। फिर गर्भाशय का मुंह होता है, उसको सर्विक्स कहा जाता है। फिर सर्विक्स का जो कैंसर होता है वो भी काफी कॉमन है इंडिया में। फिर उसके आसपास दो छोटे छोटे अंडाशय होते हैं जिससे हर महीने अंडे बनते हैं, उसको ओवरीज कहते हैं, उसमें होने वाले कैंसर को ओवेरियन कैंसर कहते हैं। और इसके अलावा भी और कुछ रेयर टाइप्स ऑफ कैंसर होते हैं, बट ये मोस्ट कॉमन कैंसर्स हैं जिसपे मेरा आज का फोकस रहेगा। ठीक है, अब कैंसर क्या होता है? तो बेसिकली कैंसर एक, जैसे जैसे एक आदमी, एक महिला की उम्र बढ़ते जाती है, वैसे वैसे कैंसर होने का खतरा ज्यादा होते जाता है। तो कैंसर क्या होता है? कैंसर बेसिकली एक गठान होती है, किसी भी ऑर्गन में, बॉडी के किसी भी शरीर में होने वाली एक गठान होती है, और वो धीरे धीरे बाकी शरीर में फैल जाती है, तो उसको कैंसर कहा जाता है। ठीक है, तो और कैंसर के, कोई भी टाइप का कैंसर हो, उसके 4 स्टेजेस होती हैं, हर एक कैंसर की 4 स्टेजेस होती हैं। कैसे डिवाइड करते हैं स्टेजेस में? तो ये है कि वो कैंसर जिस ऑर्गन से पैदा हुआ है, अगर वहीं का वहीं उसी ऑर्गन में कन्फाइंड है तो उसको स्टेज 1 कहते हैं। अगर वो थोड़ा सा उसके आसपास के ऑर्गन्स में फैल गया है तो उसको स्टेज 2 कहते हैं। फिर आसपास के ऑर्गन से थोड़ा सा और दूर बाकी ऑर्गन्स में भी फैल गया है तो उसको स्टेज 3 कहते हैं। और अगर वो पूरे ऑर्गन्स में फैल गया है तो उसको स्टेज 4 कहा जाता है। तो ये कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, ये सारे कैंसर्स के लिए कॉमन है। ठीक है, तो हम आइए स्टार्ट करते हैं ब्रेस्ट कैंसर से। तो सबसे पहले कि ब्रेस्ट कैंसर होता क्या है? तो ब्रेस्ट कैंसर ये है कि किसी के भी स्तन में या ब्रेस्ट में अगर कोई गठान हो जाती है, गठान को इंग्लिश में ट्यूमर कहा जाता है, अगर कोई गठान हो जाती है और फिर वो अगर बाकी शरीर में फैलने लगती है तो उसे ब्रेस्ट कैंसर कहा जाता है। ठीक है, अब हम डायग्नोज कैसे करेंगे कि पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर है? तो देखिए, ये होता है कि पेशेंट आया हमारे पास कि ब्रेस्ट में गठान लेके आता है, तो सबसे पहले एक तो हम जांच करते हैं, मरीज की जांच करने में ही समझ आ जाता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, फिर हम कुछ इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं। तो क्या इन्वेस्टिगेशंस कराते हैं? इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन बोलते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक ब्रेस्ट का एक्सरे होता है, एक स्पेशल एक्सरे होता है ब्रेस्ट का, वो हम कराते हैं। फिर सोनोग्राफी होती है ब्रेस्ट की। तो इससे हमको एक आइडिया मिल जाता है कि ब्रेस्ट में अगर गठान है तो कितनी बड़ी है, वो कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़े तो सीटी एमआरआई भी कराते हैं पेशेंट का। अगर ज्यादा ऐसा लगता है कि पूरे शरीर में फैला हुआ है तो पेट स्कैन कराने की जरूरत होती है। ठीक है, ये तो इमेजिंग हो गया। अब इमेजिंग में ठीक है, हमें पता पड़ गया कि स्तन में एक गठान है। अब श्योर कैसे करते हैं कि वो ब्रेस्ट कैंसर है कि नहीं है? तो एक बायोप्सी, नीडल, सुई की जांच होती है। तो ये नीडल की जांच ये होती है कि जो भी गठान है उसके अंदर एक नीडल डाल के एक छोटा सा टिश्यू का टुकड़ा निकाल लेते हैं, और वो टिश्यू पे हिस्टोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी की जांच होती है। और वो पैथोलॉजी की जांच से हमें पता पड़ जाता है कि पक्का से इसमें कैंसर है कि नहीं है। ठीक है, तो ये डायग्नोसिस हो गया कि इससे हम ब्रेस्ट कैंसर तक के डायग्नोसिस तक पहुंचते हैं कि हाँ ये ब्रेस्ट कैंसर है। अब इलाज क्या है ब्रेस्ट कैंसर का? तो इलाज ये ऐसा है कि डिपेंड करता है कि आप किस स्टेज में हमारे पास आए हो। जैसे कि मैंने बताया, हर एक कैंसर के 4 स्टेजेस होते हैं, 1 2 3 4। अगर वो इनिशियल स्टेजेस में है तो ऑपरेशन से क्योर हो जाता है। पर अगर थोड़ा सा भी बॉडी में फैला होगा तो हो सकता है कि पहले ऑपरेशन ना करें, पहले कीमोथेरेपी दें। देखिए, एक तो कैंसर का इलाज क्या होता है, कोई भी टाइप का कैंसर होता है उसका 3 तरह का इलाज होता है। एक ऑपरेशन, ऑपरेशन में जो गठान है जहां पर भी कैंसर फैला हुआ है उसको हम काट के निकाल लेते हैं, ये ऑपरेशन होता है। दूसरी चीज होती है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी में क्या होता है, एक तरह की सिकाई दी जाती है, वो सिर्फ कैंसर टिश्यू पे दी जाती है, और उस सिकाई से वो कैंसर टिश्यू बर्न हो जाता है, जल जाता है, खत्म हो जाता है। ये रेडियोथेरेपी बोलते हैं। इसमें कोई ऑपरेशन नहीं होता है, आपको बस मशीन में बैठना होता है, और जहां पे कैंसर है वहां पे सिकाई की किरणें आती हैं और वो उस ट्यूमर को वहीं की वहीं खत्म कर देती है। और तीसरी चीज होती है कीमोथेरेपी।
कीमोथेरेपी क्या होता है? कीमोथेरेपी में हम कुछ इंजेक्शंस देते हैं मरीज को। जैसे आपको नॉर्मल कोई और इंजेक्शन मिलता है, वैसे ही कीमोथेरेपी का भी इंजेक्शन मिलता है, और वो फिर दवाई जब बॉडी के अंदर जाती है तो वो कैंसर सेल्स को खत्म कर देती है। तो कोई भी टाइप का कैंसर होता है, उसके ये 3 तरह के इलाज होता है। डिपेंडिंग अपॉन कौन सा टाइप का कैंसर है, कौन सी स्टेज का है, अलग अलग कैंसर का इलाज इन तीनों पद्धतियों को मिला के अलग अलग तरह से होता है। तो अब मैं आ रही थी ब्रेस्ट कैंसर के इलाज पे। तो अगर इनिशियल स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है तो ऑपरेशन से उसे ठीक कर सकते हैं। थोड़ा सा फैला हुआ है, ऑपरेशन के बाद कीमोथेरेपी का जरूरत पड़ सकता है। थोड़ा ज्यादा फैला हुआ है तो पहले भी कीमोथेरेपी देते हैं हम। पहले कीमोथेरेपी देंगे, कैंसर को थोड़ा सा कम करेंगे, फिर ऑपरेशन करेंगे, और सिकाई का भी जरूरत पड़ सकता है। तो जो भी एडवांस स्टेजेस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर हैं, उनको तीनों पद्धतियों से ठीक करा जाता है। उसमें सिकाई भी लगती है, उसमें कीमोथेरेपी भी लगती है, और उसमें ऑपरेशन भी होता है। ठीक है, ये तो है ट्रीटमेंट। अब हम सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं कि प्रिवेंट कैसे करें, ब्रेस्ट कैंसर को होने से रोके कैसे, और हमें पता कैसे पड़े कि अगर हुआ भी है तो उसको बहुत अर्ली स्टेजेस में डिटेक्ट कर लें। कैंसर में ऐसा है कि आप जितनी जल्दी स्टेज में इलाज शुरू करेंगे, उतना पेशेंट का सर्वाइवल बढ़ेगा। ऐसा मतलब आप जितनी जल्दी, जितनी कम स्टेज में हमारे पास आएंगे, उतने आपकी उम्र बढ़ जाएगी। ऐसा है, आप स्टेज 1 में किसी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, उसकी उम्र ज्यादा होगी देन आप किसी स्टेज 4 वाले पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं। तो कैंसर में ये इंपॉर्टेंट होता है कि आप जल्दी उसको पकड़ लें, आप डॉक्टर के पास जल्दी चले जाएं, इलाज जल्दी शुरू कर लें। ठीक है, तो अब ब्रेस्ट कैंसर को हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? तो एक सबसे सिंपल सी चीज जो सारी फीमेल्स कर सकती हैं वो ये है कि एटलीस्ट 30 इयर्स की एज के बाद हर महीने खुद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। ये हम सारी फीमेल्स को कहते हैं, इसे सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कहते हैं। तो आप हर महीने जितनी फीमेल्स हैं खुद अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करें। अगर उन्हें खुद कोई भी गठान या ऐसा कुछ भी फील होता है तो तुरंत अपने गायनिक या अपने कैंसर डॉक्टर के पास जाके सलाह करें कि हमें ये गठान फील हो रही है, कहीं ये कैंसर तो नहीं है। ठीक है, तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आपके ब्रेस्ट में या आपके आसपास कोई रहता है, स्तन में कोई भी गठान है, तो वो गठान लेके घर पे ना बैठें ऐसा सोच के कि अरे नहीं इसमें तो कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, शरीर में कहीं भी कोई सी भी गठान है, एक बार जरूर डॉक्टर के पास जाएं दिखाने के लिए कि ये किस चीज की गठान है, ये क्या हो सकता है, कहीं इसमें आगे जाके कैंसर की संभावना तो नहीं है। ठीक है, तो एक चीज जो सारी महिलाएं कर सकती हैं वो ये है कि हर महीने खुद अपने स्तन की जांच करें अपने हाथों से। कोई भी लगे कि कुछ गठान है तो तुरंत जाके अपने डॉक्टर के पास जाएं। ठीक है, और फिर दूसरी चीज आप एक और कर सकते हैं कि 40-45 इयर्स की एज के बाद हर साल एक एक्सरे होता है ब्रेस्ट का स्पेसिफिक, तो वो जाके कराएं। उसमें अगर बहुत छोटी गांठ भी होती है जो आपको हाथ से पकड़ नहीं आती है, वो उस एक्सरे में पकड़ आ जाती है। ठीक है, तो ये ब्रेस्ट का एक अलग से स्पेसिफिक एक्सरे होता है। तो 45 इयर्स की एज के बाद हर साल में एक बार अगर आप ये जांच कराते हैं तो आप ब्रेस्ट कैंसर को बहुत जल्दी पकड़ सकेंगे। अब उन लोगों के ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं? तो अगर किसी की फैमिली में किसी और को ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर है, तो थोड़ा सा उस फैमिली की महिलाओं को ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि इनका जेनेटिक ट्रांसमिशन भी होता है थोड़ा सा। तो अगर आपकी फैमिली में कोई ब्रेस्ट कैंसर या ओवरी कैंसर की फीमेल है, तो आपको ब्रेस्ट और ओवरी कैंसर होने का खतरा थोड़ा बढ़ जाता है। तो ऐसी फीमेल्स को 45 इयर्स की एज के बाद में मैमोग्राफी और सोनोग्राफी करानी चाहिए ब्रेस्ट का। और ये जेनेटिकली जो होते हैं, किसी महिला को एक बार ब्रेस्ट या ओवरी कैंसर हुआ है तो उसकी जेनेटिक टेस्टिंग होती है। आजकल हम वो जीन्स पकड़ लेते हैं जो ये कैंसर कॉज कराते हैं, ऐसा। और उन फैमिली में जिनमें ये स्पेसिफिक जीन्स होते हैं तो उनको अपने ऑन्कोलॉजिस्ट, अपने कैंसर के डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए और पहले ही जांचें शुरू करवा देनी चाहिए। अब रिस्क फैक्टर्स की अगर बात करें कि ये स्तन कैंसर होता क्यों है, तो एक तो मैंने बताया कि जेनेटिक होता है, कि अगर आपके परिवार में चला आ रहा है तो उसका रिस्क होने का बढ़ जाता है। फिर दूसरी चीज ये है कि हम इस को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो एक ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत अच्छा प्रिवेंशन मेथड है ब्रेस्ट फीडिंग।
अगर आपके 2 या 3 बच्चे हुए हैं, अगर आप उनको एटलीस्ट मिनिमम 1 या 2 साल तक फीडिंग कराते हैं, तो उससे आपके ब्रेस्ट कैंसर होने का खतरा काफी कम हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो भी स्मोकिंग, टोबैको च्यूइंग, इन सब से किसी भी तरह का कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है, एंड दैट होल्ड्स ट्रू फॉर ब्रेस्ट कैंसर ऑल्सो। स्मोकिंग से ब्रेस्ट कैंसर होने का भी खतरा है, तो ये सारी चीजों से दूर रहें। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में इतना ही है। अब हम आते हैं सर्वाइकल कैंसर के बारे में, जो महिलाओं में सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन फीमेल्स है। ठीक है, तो अभी सर्वाइकल कैंसर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया बच्चेदानी का जो मुंह होता है उसको सर्विक्स कहते हैं। वहां पे अगर कोई कैंसर उत्पन्न हुआ और वो बाकी शरीर में फैल रहा है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहा जाता है। अब सर्वाइकल कैंसर सेम कि मरीज को क्या सिम्टम्स आएंगे सर्वाइकल कैंसर में, तो सर्वाइकल कैंसर में ये सिम्टम्स आएंगे कि सबसे इम्पोर्टेंट है, एक बार अगर किसी महिला का पीरियड बंद हो जाता है 40-45 ईयर्स की एज के बाद, उसके बाद अगर 1 या 2 साल बाद पेशेंट को ब्लीडिंग हो रही है, तो आपको अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए कि ये ब्लीडिंग क्यों हो रही है। एक बार पीरियड बंद हो जाने के बाद ब्लीडिंग नहीं होना चाहिए। अगर ब्लीडिंग हो रही है मतलब कुछ ना कुछ दिक्कत की बात है, आप जाइए अपने गायनेक, अपने कैंसर के डॉक्टर से चेकअप कराइए। ठीक है, तो जैसे मैं बता रही थी सर्वाइकल कैंसर के सिम्टम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम है पोस्ट मीनोपॉजल ब्लीडिंग, मतलब पीरियड बंद हो जाने के बाद, मतलब किसी महिला को मीनोपॉज आ गया है, पीरियड बंद हो गए हैं, उसके कुछ महीने या कुछ सालों बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो वो एक कैंसर की आशंका पैदा करता है कि इनको कैंसर हो सकता है। दूसरी चीज पोस्ट कॉइटल ब्लीडिंग, मतलब सेक्स के बाद ब्लीडिंग होना, ये नॉर्मल नहीं है। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको आपकी गायनेक से जाके चेकअप कराना चाहिए। तीसरी चीज पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, पीरियड के टाइम तो ठीक है ब्लीडिंग हो रही है, बट पीरियड्स के बीच में भी इरेगुलर ब्लीडिंग हो रही है, ऐसा कुछ भी हो रहा है तो आपको जाके चेकअप कराना चाहिए। तो ये तो सिम्टम्स हैं, मतलब पेशेंट को क्या होगा। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं, तो पेशेंट हमारे पास आता है, हम एग्जामिनेशन करते हैं। एग्जामिनेशन करके सर्वाइकल कैंसर अगर होता है तो वो हम देख सकते हैं आंखों से कि हाँ यहाँ पे कैंसर पैदा हो रहा है। तो आप अपने गायनिक के पास जाएंगे, वो एग्जामिनेशन करेगी, एग्जामिनेशन में ही एक आइडिया लग जाएगा कि ये सर्वाइकल कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। दूसरी चीज, अगर होगा तो कंफर्म कैसे करते हैं। अर्ली स्टेजेस में एक पैप्समियर नाम की जांच होती है। पैप्समियर बहुत ही सिंपल सा इजी सा प्रोसीजर होता है। आप जाते हैं अपने गायनिक के पास, वो एग्जामिनेशन टेबल पे लेटाते हैं आपको, और नीचे से पानी की एक जांच होती है, और वो पानी की जांच की रिपोर्ट कुछ ही घंटे में आ जाती है। तो ये पैप्समियर होता है, ये कैंसर सेल्स पकड़ लेता है। अगर कैंसर होगा अर्ली स्टेजेस में तो ये पैप्समियर पकड़ लेगा, तो ये एक पैप्समियर की जांच होती है। दूसरी जांच फिर श्योर होने के लिए कि हाँ कैंसर है कि नहीं, बायोप्सी का जांच होता है, टुकड़े का जांच होता है। तो सर्वाइकल कैंसर, जैसे मैंने कहा कि सर्वाइकल कैंसर हमको दिख जाता है ट्यूमर, तो हम वहीं एक टुकड़े का जांच, टुकड़ा लेते हैं, बायोप्सी लेते हैं, उसको जांच के लिए भेजते हैं। उसमें हमको रिपोर्ट आ जाती है एक या 2 दिन के अंदर अंदर कि इसमें कैंसर है कि नहीं। तो ये कैंसर कंफर्म करता है कि हाँ कैंसर है। अब स्टेजिंग कैसे करते हैं, स्टेजिंग की कौन से स्टेज में है, क्योंकि ट्रीटमेंट स्टेज पे डिपेंड करता है ऐसा, तो वो स्टेजिंग कराते हैं। बाकी इन्वेस्टिगेशन से सीटी का जरूरत होगा तो सीटी कराएंगे, नहीं तो एमआरआई कराएंगे, बहुत ज्यादा फैला हुआ है तो पेट स्कैन भी करा सकते हैं। तो ये हमको स्टेजिंग बता देता है। अब स्टेज कर लिया पेशेंट का, स्टेजिंग के बाद फिर ट्रीटमेंट शुरू होता है। तो ट्रीटमेंट अगेन इसका डिपेंड करता है कि पेशेंट किस स्टेज में हमारे पास आया है। अगर अर्ली स्टेज में आता है तो ऑपरेशन से ठीक हो जाता है स्टेज 1 में। पर अगर आप स्टेज 1 में नहीं आते हैं, अगर पेशेंट लेट आता है, स्टेज 2, 3 या 4 में आता है, तो स्टेज जैसे इनिशियल स्टेजेस होती हैं 1 की कुछ बाद वाली स्टेजेस और 2 का अर्ली स्टेज होता है, तो भी ऑपरेशन कर सकते हैं। पहले ऑपरेशन करते हैं, कैंसर, बच्चेदानी, आसपास के टिश्यूज सब निकाल देते हैं। वो वाला पूरा जो भी हमने ऑपरेशन करा है वो जांच के लिए जाता है, पैथोलॉजी जांच कहते हैं उसको। और उस पैथोलॉजी जांच की जो रिपोर्ट आती है उसके बेसिस पे डिसाइड होता है आगे मरीज को और इलाज चाहिए कि नहीं चाहिए। कभी कभी ऑपरेशन के बाद भी सिकाई की और कीमोथेरेपी का जरूरत पड़ सकता है, डिपेंडिंग कैंसर की स्टेज क्या है, कितना फैला हुआ है। अगर ज्यादा फैला हुआ है स्टेज कैंसर बॉडी में, स्टेज 4 है, तो सिकाई और कीमोथेरेपी करते हैं, ऑपरेशन का रोल थोड़ा कम हो जाता है।
फिर कभी-कभी ये सर्वाइकल कैंसर जो है ये स्टेज 3 में अगर होता है तो ये किडनी को अफेक्ट करता है। ऐसा वो किडनी की जो पेशाब की नलियाँ होती हैं उसको ब्लॉक कर देता है। पेशाब की नली ब्लॉक हो जाती है तो किडनी फूल जाती है क्योंकि उसमें यूरिन भर जाता है। तो अगर ऐसे में पेशेंट आता है हमारे पास तो पहले हमें एक स्टेंट डालना पड़ता है, छोटा-सा किडनी का ऑपरेशन करना पड़ता है ताकि जो किडनी फूल गई है वो पहले कम हो, किडनी का अपना खुद का काम शुरू हो, किडनी ठीक हो, उसके बाद फिर हम कैंसर का प्रॉपर इलाज कर पाते हैं, ऐसा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप कौन से स्टेज में हमारे पास आ रहे हो। तो ये इन शॉर्ट मैंने सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट बताया। अब सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर रहे हैं? तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें हैं हमारे पास डिस्कस करने के लिए। सबसे पहले तो ये कि सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है? तो ये एक उन कुछ रेयर कैंसर्स में से है जो एचपीवी वायरस के नाम जो एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। ऐसा तो ये एचपीवी नाम का एक वायरस होता है। इसका इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। मोर देन 90% महिलाएं मतलब 100 में से एटलीस्ट 90 महिलाओं को तो इस वायरस का इन्फेक्शन होता है अपनी लाइफ टाइम में। पर सबको ये आगे जाके कैंसर नहीं कराता है। सिर्फ कुछ फीमेल्स में जिनकी या तो इम्यूनिटी वीक होती है या जिनको कोई और इन्फेक्शन होता है या जिनको रिपीटेडली इन्फेक्शन और ट्रॉमा टू सर्विक्स होता है, उसमें ये इन्फेक्शन चेंज होके कैंसर में बन जाता है। ठीक है, तो अब हम इस कैंसर को नहीं हो इसके लिए क्या कर सकते हैं? ठीक है, तो ये कैंसर नहीं हो ये हमको पता है कि हाँ, ये सर्वाइकल कैंसर जो है ये एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन के कारण हो रहा है। तो ये कि सबसे पहले आप एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन ही ना होने दो, ठीक है? तो एचपीवी वायरस का इन्फेक्शन कैसे होता है? ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज होता है, सेक्सुअली ट्रांसमिट होता है। ठीक है, तो इसके लिए फिर फीमेल्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि सेक्सुअली ट्रांसमिट ना हो पाए, कॉन्डोम्स का यूज करें, निरोध का इस्तेमाल कर रहे हैं। निरोध के इस्तेमाल से जो भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं सारी, वो सब नहीं होती हैं। उस चीज का इस्तेमाल करें। फिर कम बहुत ही कम उम्र में बच्चे पैदा करने से भी सर्विक्स को ट्रॉमा होता है और कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। तो बहुत ही कम उम्र में बच्चे पैदा ना करें और स्मोकिंग वगैरह से भी इस सर्वाइकल कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। तो ये ध्यान रहे कि एचपीवी इन्फेक्शन ना हो और कम एज में तो बिल्कुल भी ना हो ये इन्फेक्शन। अगर ये इन्फेक्शन नहीं होगा तो कैंसर होने का खतरा अपने आप कम हो जाएगा। अब दूसरी चीज ये चूंकि हमको ये पता है कि ये कैंसर एक वायरस के कारण होता है तो इसके अगेंस्ट एक वैक्सीन भी आ चुका है अब। ऐसा तो आजकल लोग जो कहते हैं कि कैंसर का वैक्सीन चल रहा है, एक सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन चल रहा है, तो वो क्या है? वो इसी कैंसर के अगेंस्ट जो एचपीवी वायरस है, तो उस वायरस के अगेंस्ट एक वैक्सीन है। तो अब ये क्वेश्चन है कि ये हम दे सकते हैं क्या हमारी महिलाओं को, हमारी घर की फीमेल्स को? तो बिल्कुल, ये वैक्सीन बहुत ही कारगर है। आपका अगर क्वेश्चन है कि सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो हम इस वैक्सीन से सर्वाइकल कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो ये कौन सी उम्र की महिलाओं को देना चाहिए? ये 9 से 26 साल तक की महिलाओं के लिए अप्रूव्ड है। 9 से 26 साल तक की महिलाएं, छोटी लड़कियां इनको ले सकती हैं। सबसे अच्छा असर इसका 11 से 12 साल में आता है। तो आपके घर में जितनी फीमेल्स हैं 11 से 12 से 26 साल तक की एज को, सबको आप ये सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन लगवा सकते हैं। इट इज जस्ट लाइक अ वैक्सीन, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता है, बहुत सेफ है। अगर 15 साल से कम की फीमेल है तो 2 डोज लगते हैं 0 और 6 मंथ के इंटरवल पे। अगर 15 साल से ज्यादा की फीमेल है तो 3 डोज लगते हैं, एक पहले लगेगा, फिर उसके 1 महीने बाद लगेगा, फिर उसके 6 मंथ्स बाद लगेगा। तो ऐसे 3 डोजेस लगते हैं इसके। तो ये वैक्सीन बहुत इफेक्टिव है। अगर किसी फीमेल को हम शुरू में ही ये वैक्सीन लगा देते हैं तो उसे सर्वाइकल कैंसर होने का चांस ना के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब ये तो हो गया वैक्सीन, और इस वैक्सीन को 45 इयर्स की एज तक भी लगा सकते हैं। हालांकि जो स्टडीज है वो 26 इयर्स की एज तक है, बट 45 इयर्स की एज तक भी अगर आप अपने डॉक्टर से डिस्कस करते हैं तो लगा सकते हैं। फिर अब ठीक है, किसी को वैक्सीन नहीं लगा उस एज में, तो हमारे पास कुछ और है क्या? तो हाँ, ये एक स्क्रीनिंग नाम की चीज होती है। स्क्रीनिंग ये होता है कि कैंसर को हम बहुत अर्ली स्टेज में डिटेक्ट कर लें, उस स्टेज में डिटेक्ट कर लें कि वो बस शुरुआती हुई है और हम पकड़ लें उसको। तो सर्वाइकल कैंसर एक इतना अच्छा कैंसर है कि इसके लिए हमारे पास स्क्रीनिंग भी है। ऐसा हम स्क्रीनिंग भी कर सकते हैं इसकी। तो इसकी स्क्रीनिंग कैसे करते हैं? इसकी स्क्रीनिंग ऐसे करते हैं कि हर 3 साल में आपको बस एक बार पैप स्मीयर कराना होता है।
पैप्समियर जैसे मैंने आपको बताया बहुत छोटी सी जांच होती है, आप डॉक्टर के पास आते हैं, वो ओपीडी में ही वो जांच ले लेता है और कुछ घंटों में ही रिपोर्ट आ जाती है ऐसा। तो अगर आप हर 3 साल में एक बार पैप्समियर करेंगे तो हम बहुत जल्दी ये सर्वाइकल कैंसर को पकड़ लेंगे, बिल्कुल शुरुआती स्टेज में। तो एक छोटे से ऑपरेशन से वो क्योर हो जाता है ऐसा। तो ये पैप्समियर हर महिला को 3 साल में एटलीस्ट एक बार कराना चाहिए। आपके गायनिक जो भी हैं आपके घर के आसपास, वो सारी गायनिक के पैप्समियर का टेस्ट करते हैं। तो ये हो गया कि अब सर्वाइकल कैंसर के बारे में, उसको रोकते कैसे हैं, इलाज कैसे करते हैं, ये मैंने बता दिया है। अब आते हैं बाकी कैंसर्स के बारे में। तो एक होता है यूट्रस कैंसर, जिसको बच्चेदानी का कैंसर कहते हैं। ये सर्विक्स तो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर था। यूट्रस जो बच्चेदानी होती है उसी में अगर कैंसर बन रहा है तो उसको यूट्रस का कैंसर कहते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा टाइप का कैंसर होता है। अच्छा टाइप का कैंसर किस सेंस में, कि ये बहुत जल्दी प्रेजेंट कर लेता है, अपने आप को प्रेजेंट कर देगा। कैसे प्रेजेंट करेगा? ब्लीडिंग से। अगेन अब इसके सिम्टम्स क्या है? इरेगुलर ब्लीडिंग, मतलब कोई सी भी टाइप की ब्लीडिंग जो नॉर्मल नहीं है ऐसा। पीरियड्स के बीच में ब्लीडिंग होना, और ये कैंसर ज्यादातर 50-60 साल की ऊपर की महिलाओं में होता है। तो सेम चीज, अगर एक बार मीनोपॉज आ चुका है किसी पेशेंट को, उसके बाद ब्लीडिंग हो रही है, तो यूट्रस कैंसर होने का खतरा होता है। पीरियड्स के बीच में कभी भी ब्लीडिंग हो रही है तो ये कैंसर होने का खतरा होता है। ये कैंसर किन महिलाओं को ज्यादा होता है? ओबीस महिलाओं को, जिनका वजन बहुत ज्यादा है, जिनको बीपी है, हाइपरटेंसिव फीमेल्स जो होती हैं। ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं। अगर किसी पेशेंट को ये सब होगा तो उनको यूट्रस कैंसर होने का खतरा भी ज्यादा बढ़ेगा ऐसा। तो वही, अब प्रेजेंट कैसे करता है? ब्लीडिंग होना, इरेगुलर ब्लीडिंग होना, पीरियड खत्म होने के बाद भी ब्लीडिंग होना, तो ये सब यूट्राइन कैंसर के साइंस होते हैं। अगर किसी भी महिला को ये सब होता है तो उसे तुरंत जाके अपने गायनिक से चेकअप कराना चाहिए। अब डायग्नोसिस कैसे करते हैं? तो इसका भी डायग्नोसिस बायोप्सी से होता है। ओपीडी में ही एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है, ये बच्चेदानी के अंदर की जो परत है उसकी बायोप्सी हो जाती है, और वो बायोप्सी से, उसकी जांच से हमको पता पड़ जाता है कि बच्चेदानी के अंदर का कैंसर है कि नहीं है। और बाकी चीजें फिर सोनोग्राफी से हमको पता पड़ता है, अगर ग्रोथ है तो कितनी बड़ी है। सीटी एमआरआई से पता पड़ेगा फैला हुआ है अगर बॉडी में तो कितना फैला हुआ है। फिर अगेन अब इसका ट्रीटमेंट क्या है? इसका ट्रीटमेंट फिर स्टेज पे डिपेंड करता है। आप अर्ली स्टेज में आ गए हैं तो ऑपरेशन होता है। ऑपरेशन से बच्चेदानी, अंडाशय, आसपास के नोड्स वगैरह सब निकाल देते हैं और फिर वो सब जांच के लिए भेजते हैं। जांच के बाद फिर पता पड़ता है कि कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी का जरूरत है कि नहीं है। अगर बहुत एडवांस स्टेज में है तो पहले कीमोथेरेपी देंगे, ट्यूमर को थोड़ा सा छोटा करेंगे, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। तो ट्रीटमेंट अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज में आते हैं हमारे पास। तो ये हो गया यूट्रस कैंसर के बारे में। अब एक और कैंसर, ओवरी कैंसर, जो बहुत, ये भी काफी कॉमन होता है। ओवरी अंडाशय होते हैं, यूट्रस के आसपास अंडाशय, जो हर महीने एग्स बनाते हैं। तो ये ओवरी कैंसर में, अगर ओवरी में अगर कोई सिस्ट या गठान हो जाती है तो उसको कैंसर कहते हैं। अब ये ओवरी कैंसर ऐसा है, ये थोड़ा बुरा टाइप का कैंसर है। बुरा टाइप का कैंसर इन द सेंस कि ये अर्ली डिटेक्ट नहीं होता है। जैसे जो यूट्रस कैंसर मैंने आपको बताया वो तो बहुत अर्ली डिटेक्ट हो जाता है, मोस्टली स्टेज 1 में हम पकड़ लेते हैं। बट ये ओवरी कैंसर के सिम्टम्स इसके नॉन स्पेसिफिक होता है। नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स मतलब ब्लोटिंग होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, मतलब पेशेंट को नीचे पेट के नीचे की तरफ हल्का हल्का पेन होगा, पेट फूला हुआ लगेगा, जरा सा खाना खाने के बाद लगेगा कि पेट बहुत ज्यादा फूल गया है, या किसी को पेट के अंदर पानी भर जाता है तो पेट बहुत ज्यादा फूल जाता है। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है इसके कारण। तो ये सारी चीजें होती हैं ओवेरियन कैंसर के कारण। तो ये बहुत जल्दी पकड़ में नहीं आता है क्योंकि पेशेंट को सिम्टम समझ नहीं आते हैं, तो ये थोड़ा सा लेट पकड़ में आता है। अब ये इसकी फिर पता कैसे करते हैं कि ओवरी कैंसर है? तो ओवरी तो पेट के अंदर होती है, वो बाहर से दिखती नहीं है। तो उसका सीधे अगर सीटी और एमआरआई कराते हैं, पहले सोनोग्राफी या सीटी या एमआरआई डिपेंडिंग क्या कंडीशन है, उसके बेसिस पे अगर बहुत ज्यादा फैला हुआ होता है अंदर तो बायोप्सी करते हैं, पहले नीडल बायोप्सी। सोनोग्राफी
के थ्रू देखते हैं, एक बायोप्सी डालते हैं, एक छोटा सा टुकड़ा बाहर निकालते हैं, उसकी जांच होती है, उसमें पता पड़ जाता है कि कैंसर है कि नहीं। और अगर इनिशियल स्टेजेस में होता है पेशेंट तो ऑपरेशन के लिए लेते हैं, ऑपरेट करके बच्चेदानी, सिस्ट, गठान सब कुछ निकाल देते हैं और फिर वो जांच के लिए भेजते हैं। ठीक है, तो ये है। अब ट्रीटमेंट क्या है, तो इसके ट्रीटमेंट में ऑपरेशन भी होता है और कीमोथेरेपी भी होती है। अगर इनिशियल स्टेज में हमारे पास आ रहा है तो पहले ऑपरेशन करेंगे, सब चीजें निकाल देंगे और फिर बाद में कीमोथेरेपी भी चलती है। इसकी कीमोथेरेपी जैसे मैंने आपको बताया, इंजेक्शन लगते हैं। और अगर ज्यादा स्टेज में पेशेंट हमारे पास आ रहा है तो पहले हम कीमोथेरेपी देंगे, कैंसर को थोड़ा सा छोटा कर देंगे, उसके बाद ऑपरेट करेंगे और फिर बाकी बची हुई कीमोथेरेपी देंगे। ऐसा अलग अलग कैंसर का अलग अलग इलाज होता है, अलग अलग स्टेजेस का अलग अलग इलाज होता है। ठीक है, तो ये मैंने ओवरी कैंसर बता दिया इन शॉर्ट। तो जैसे बहुत सारी महिलाओं को ओवरी में कभी कभी सिस्ट बन जाते हैं, गठाने बन जाती हैं, तो आपको अपने डॉक्टर के पास दिखाना चाहिए और चेकअप कराना चाहिए। तो वो रिपोर्ट से समझ आ जाता है कि इसमें कैंसर हो सकता है या नहीं हो सकता है। एक खून की जांच भी होती है ओवरी कैंसर के लिए, उसे CA-125 कहते हैं, उससे भी हमको एक आइडिया मिल जाता है कि कैंसर हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ठीक है, ये तो अब इन शॉर्ट मैंने चीजें बता दी। अब कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं क्या जिनसे ये कैंसर होते हैं? तो हाँ, रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे स्मोकिंग है, अल्कोहल है, ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे कैंसर होने का खतरा बॉडी में बढ़ जाता है। और ओबेसिटी है, अगर कोई बहुत ओबीस फीमेल है तो उससे भी यूट्रस कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। और प्रोटेक्टिव फैक्टर्स क्या हैं? तो प्रोटेक्टिव फैक्टर्स हैं, एक ब्रेस्ट फीडिंग। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं तो ब्रेस्ट कैंसर और ओवरी कैंसर दोनों होने का खतरा कम हो जाता है। एक और चीज है ट्यूबल लाइगेशन। ट्यूबल लाइगेशन क्या होता है? जैसे टीटी का ऑपरेशन कहते हैं इसको, जो फैमिली प्लानिंग, बच्चे बंद करने का जो ऑपरेशन होता है, ये ऑपरेशन अगर आपने कराया है तो ओवरी कैंसर होने का खतरा कम हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये कुछ कुछ चीजें होती हैं जो कैंसर होने का खतरा बढ़ाती या कम करती हैं। पर सिर्फ इन चीजों से कैंसर नहीं होता है, ये बस कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कम ज्यादा होते हैं। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट मैंने कैंसर्स के बारे में बताया है आपको। आपके अब जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी इन सबका आंसर कर। थैंक यू सो मच अभिलाषा जी फॉर गिविंग योर सच अ प्रीसियस नॉलेज मैम, कि अभी आपको हम सुन रहे थे तो बहुत सारा जो हम लोगों का भी ज्ञान है, एक्चुअली बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। एंड इंडिया में आप देखते हैं कि मतलब मोस्टली लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो अभी क्या है मैम कि हमारे पास जो मेल आए हैं, जो क्वेश्चन लोगों ने भेजे हमारे ग्रुप में, तो कुछ सामान्य या कहना चाहिए ग्रुप में जो क्वेश्चन आए मैं उनको डिस्कस करूंगी। इसके बाद हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो हैंड रेस कर सकते हैं एंड अपने क्वेश्चन को यहाँ पुट अप कर सकते हैं। तो मैम मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि कैंसर क्या है एंड व्हाट इज द डिफरेंसेस बिटवीन कैंसर एंड ट्यूमर मैम। ठीक है, देखिए जैसा मैंने अभी बताया आपको, कैंसर बेसिकली एक गठान होती है। ठीक है, कैंसर एक ऐसी गठान होती है जो किसी भी शरीर के किसी भी ऑर्गन से शुरू होती है और वो फिर मल्टीप्लाई होके फैलने लगती है बॉडी के अंदर। तो अब दिक्कत क्या है कि ये फैल रही है, तो ये बॉडी के अंदर किसी भी जगह जाके फैल जाएगी, बाकी ऑर्गन्स में फैल जाएगी और वहां का काम बंद करा देगी, ऐसा। तो इसलिए दिक्कत होती है। तो ये बेसिकली एक टाइप की गठान होती है जो मल्टीप्लाई करती है और बाकी शरीर में फैलती है, तो इसको कैंसर कहते हैं। अब ट्यूमर क्या होता है? तो किसी भी ट्यूमर बहुत ही वेग शब्द है, तो जैसे मैंने हिंदी में गठान बोला है आपको, तो इस गठान को ही इंग्लिश में ट्यूमर कहते हैं, ऐसा। तो ये ट्यूमर अब दो टाइप का हो सकता है, ये ट्यूमर कैंसर हो भी सकता है और ये ट्यूमर कैंसर नहीं भी हो सकता है, ऐसा। तो ट्यूमर बस एक गठान होती है, ऐसा। वो या तो कैंसर निकल सकती है या कैंसर नहीं निकल सकती है। तो बायोप्सी, ट्यूमर का बायोप्सी होता है, बायोप्सी में पैथोलॉजी में जांच होती है, उस जांच में हमें पता पड़ेगा कि इस ट्यूमर में कैंसर है या नहीं है। तो बॉडी में कोई सी भी जो गठान होती है उसको इंग्लिश में ट्यूमर कहा जाता है। यस मैम। मैम मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि कई बार जो अच्छे डाइट लेने वाले लोग हैं, इवन जो स्वस्थ दिखते हैं, उनको भी कई बार कैंसर हो जाता है। तो क्या कोई ऐसा कॉमन सिम्टम्स है जिससे ये पता चल जाए कि इस बॉडी में कैंसर का वायरस है? देखिए, कैंसर बॉडी में बहुत सारे टाइप के होते हैं, है ना। जैसे मैंने अभी जो बात करी, मैंने तो सिर्फ गायनिक कैंसर्स की बात करी है। इसके अलावा
मल्टीपल तरह के कैंसर होते हैं। हेड एंड नेक का अलग कैंसर होता है, लंग कैंसर होता है, लिवर कैंसर होता है, बोन का अलग कैंसर होता है। तो ऐसे बहुत सारे टाइप के कैंसर है। तो आप किसी एक चीज से तो बिल्कुल नहीं पता कर सकते हैं कि कैंसर होने की संभावना है कि नहीं है। और दूसरी चीज, ऐसे बहुत ही कम कैंसर है जो किसी वायरस के इन्फेक्शन के कारण होते हैं। ठीक है, जैसे कैंसर कम से कम हजारों तरह के कैंसर हैं, बट उसमें कुछ 3-4 तरह के ही कैंसर हैं जो इन्फेक्शन के कारण होते हैं ऐसा। तो उसमें से एक जो मैंने अभी आपको बताया सर्वाइकल कैंसर, वो एक एचपीवी वायरस के इन्फेक्शन के कारण होता है। पर बाकी कैंसर, ज्यादातर कैंसर इन्फेक्शन के कारण नहीं होते हैं। अब कैंसर होने का कॉज क्या है? या तो जेनेटिक एक बहुत बड़ा कॉज होता है कैंसर होने का, कि जीन्स में, कि आपके जीन्स ऐसे हैं कि वो जीन्स में अपने आप कैंसर हो जाएगा, आप कुछ भी खाओ पियो, कितने भी हेल्दी रहो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज है, कैंसर के कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे मैंने कि आपको बताया। तो रिस्क फैक्टर्स में क्या होता है? रिस्क फैक्टर्स में आपके कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है, बस ऐसा। वो भी रिस्क फैक्टर श्योर नहीं बोलेगा कि 100% कैंसर होगा या नहीं होगा, पर हाँ, कैंसर होने का रिस्क बढ़ जाता है। अगर पहले कोई लंग कैंसर 100 में से 10 को होगा, और अगर आप स्मोकिंग करते हो तो वो 100 में से 40 को हो जाएगा, ऐसा। तो ये कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जो कैंसर होने का रिस्क बढ़ा देते हैं। ये कौन से रिस्क फैक्टर्स हैं? तो इसमें स्मोकिंग है, अल्कोहल है, टोबैको च्यूइंग है। इन सब से बॉडी में, स्मोकिंग से लंग कैंसर बढ़ जाता है, अल्कोहल से लिवर का कैंसर होता है, टोबैको च्यूइंग से हेड एंड नेक, ओरल कैंसर, माउथ का कैंसर होता है। तो ये सारे कैंसर्स हैं, मतलब ये सारे रिस्क फैक्टर्स हैं जिनसे कैंसर होने का खतरा बढ़ता है। तो ये है कि कोई एक चीज नहीं है जिससे हम कह सकते हैं कि ये क्यों हुआ है, ऐसा। Doctor, what actually this is happening? This has happened with my family at least, and what the observations doctor made here in Chennai, in northeast states like Manipur, Mizoram, Assam, and if you see the West Bengal belt, so and UP, in fact the eastern UP part, so the cancer cases, the most of the patients, they are from that region. Is there any climatic conditions or anything supports this type of disease to those areas? See, there can be such things actually. First of all, it depends on the diet also. A lot of things depends on the diet. ओके, बिकॉज एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है कि हम जो पानी पीते हैं, जो डाइट लेते हैं, उसमें भी कुछ कुछ मिनरल्स या ऐसी कुछ चीजें होती हैं। ऑल्दो कुछ प्रूवन नहीं है, स्टडी कुछ नहीं हुई है, बट हाँ, देयर कैन बी थिंग्स लाइक दैट। एंड सेकेंड थिंग इज जीन्स। तो कुछ कुछ जो ट्राइब्स होती हैं ऐसा, उनमें कुछ ऐसी ट्राइब्स होती हैं जिसमें कैंसर होने का खतरा ज्यादा होता है। तो देयर कैन बी सच ट्राइब्स, देयर कैन बी सच पीपल। कुछ स्पेसिफिक एरिया के लोग होते हैं, जैसे सिकल सेल अनीमिया हमको पता है वो किसी एक ट्राइब में ज्यादा होता है। तो जैसे कि मैंने बताया, कैंसर काफी हम जेनेटिक के कारण, जीन्स के कारण भी होता है। तो एक पर्टिकुलर एरिया के लोगों में एक पर्टिकुलर टाइप के जीन्स होंगे और कैंसर ज्यादा होगा। तो इट कैन हैपन लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। क्लाइमेट से नहीं होता है, पर हाँ, इट डिपेंड्स अ लॉट अपॉन द जीन्स। सम एट टाइम्स इट डिपेंड्स अपॉन द ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो। जैसे चाइनीज पीपल हैं, उनके जो खाने में अजीनोमोटो और ये सब मिक्स होता है, अगर आपने बहुत ज्यादा खाया है तो दैट कैन ऑल्सो गिव राइज टू स्टमक कैंसर। ऐसा नहीं है कि हर किसी में होगा, ठीक है, बट हाँ, ये एक रिस्क फैक्टर है, ये थोड़ा सा रिस्क बढ़ा देता है। तो एक्चुअली a lot of things depends upon the diet, lots of things depends upon the genes, genetic makeup of the individual, or it can vary from region to region. Okay, because this data, of course, I have fetched from the National Cancer Registry Program, and this is the ICMR data. And the most of the cases, it is from the Northeast. Anyway, Nidhi, you can go ahead with the next question. ओके, थैंक यू सर। मैम, आपने एक वर्ड यूज किया था जेनेटिक कैंसर। तो क्या ये जेनेटिक कैंसर होता है, मतलब एक फैमिली से दूसरी फैमिली में या परिवार के लोगों में, या ये जो कांटेक्ट के कारण भी क्या कैंसर होते हैं? क्या कई बार लोगों में र्यूमर्स हो जाते हैं मैम? तो नहीं, देखिए, ये तो बहुत ही गलत र्यूमर है। ये र्यूमर ही है कि कैंसर कांटेक्ट से होता है। अगर फैमिली में किसी एक पर्सन को कैंसर है, तो अगर आप ऐसा सोचें कि किसी एक से दूसरे को टच करने या साथ में खाना खाने से हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं।
है ना। अगर फैमिली में किसी एक को कैंसर है तो उससे किसी और में फैलने का रिस्क 0% होता है, बिल्कुल नहीं हो सकता है, ठीक है। अब जेनेटिक क्या होता है, जेनेटिक ये कि हमसे हमारे बच्चों में क्या जीन्स पास ऑन हुए, ऐसा। तो कुछ कैंसर है जिनका एक जेनेटिक रिस्क फैक्टर होता है, बट अब वो जीन्स को आप चेंज नहीं कर सकते, वो तो जो जीन्स मिले हैं आपको वो मिले हैं। बट हाँ, हम ये जीन्स का टेस्ट जरूर कर सकते हैं। और जैसे कि मैंने बताया, किसी पेशेंट को ब्रेस्ट कैंसर बहुत अर्ली हो रहा है या ओवरी कैंसर हो रहा है, तो उसमें एक ब्रैका एक जीन्स होता है BRCA 1 और 2, उसका टेस्टिंग होता है। अगर हमें पता पड़ जाए कि हाँ इस परिवार में ये जीन्स है, तो हम उस परिवार की फीमेल्स को स्क्रीनिंग मेथड्स होते हैं, कुछ अर्ली डिटेक्शन मेथड्स होते हैं, वो सब ऑफर कर सकते हैं, जिससे कि उनको कैंसर ना हो, और अगर हो तो हमें बहुत जल्दी पकड़ में आ जाए, ऐसा। तो जेनेटिक जरूर कुछ कैंसर्स होते हैं जो फैमिलीज में पास ऑन होते हैं, बट मतलब जैसे इन्फेक्शन होता है, ट्यूबरकुलोसिस का इन्फेक्शन होता है कि किसी एक को हुआ तो उससे किसी और को हो जाएगा, वैसा कैंसर नहीं फैलता है। और जी मैम, वन मोर क्वेश्चन मैम, कि कई बार लोग सोचते हैं कि ऑपरेशन नहीं करवाना है, ऑपरेशन करवाने से ये वायरस और बढ़ रहा है या कैंसर के जो कीटाणु है वो और बढ़ेंगे, तो व्हाट डू यू थिंक मैम कि ऑपरेशन करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्योंकि काफी सारे लोग आपको सुन रहे हैं मैम, तो एक जो सही संदेश है वो आपके माध्यम से जाएगा सोसाइटी में। जी मैम। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मरीज डिसाइड ना करे कि क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए और क्या ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो सारे कैंसर्स हैं, जैसे मैंने बताया, बहुत सारे अलग अलग टाइप के कैंसर्स हैं, अलग अलग स्टेजेस होती हैं। तो आप एक तो आप किसी एक पेशेंट का कैंसर का ट्रीटमेंट किसी और पेशेंट से कंपेयर भी नहीं कर सकते हो। हर एक चीज की गाइडलाइंस है, नियम है, नियम लिखे हुए हैं कि अगर ये कैंसर है तो ऑपरेशन करना चाहिए, ये कैंसर है इस स्टेज में है तो ऑपरेशन नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो ये बिल्कुल भी इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते हम कि कैंसर में ऑपरेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। एवरीथिंग डिपेंड्स कहाँ का कैंसर है, क्या स्टेज है और क्या टाइप है, ठीक है। पर अगर आपका डॉक्टर कहता है कि हाँ ऑपरेशन का जरूरत है, तो फिर बिल्कुल ऑपरेशन का जरूरत है। इसके लिए आप सही सलाह लीजिए, जो आपके कैंसर के डॉक्टर हैं उनसे जाके बात करिए, तो वो आपको सही सलाह देंगे कि इस पर्टिकुलर टाइप के कैंसर में ऑपरेशन का जरूरत है कि नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि किसी पेशेंट को सर्विक्स कैंसर है और दो पेशेंट सर्वाइकल कैंसर के हैं, दोनों का इलाज बिल्कुल सेम होगा, ऐसा भी नहीं है। अगेन डिपेंड करता है पेशेंट किस स्थिति में हमारे पास आया है, कौन से स्टेज में लेकर आया है। स्टेज 1 सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट भी अलग है, स्टेज 4 सर्वाइकल कैंसर का ट्रीटमेंट भी अलग है ना। तो आप किसी दो मरीज को का ट्रीटमेंट कंपेयर नहीं कर सकते, और ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कह सकते हैं कि ऑपरेशन का जरूरत सारे कैंसर्स में पड़ता है या नहीं पड़ता है ना। ऐसे इंडिविजुअलाइज नहीं कर सकते किसी चीज को। कैंसर के अस्पताल अलग से इसलिए होते हैं क्योंकि कैंसर अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट होता है, बहुत बड़ा डिपार्टमेंट होता है। कैंसर अपने आप में ही ये डिजर्व करता है एक अलग से हॉस्पिटल या एक अलग से यूनिट हो, क्योंकि कैंसर के इलाज के लिए, जैसे मैंने आपको बताया, कि पूरी एक टीम की जरूरत पड़ती है। सिकाई करने वाली की जरूरत पड़ती है, कीमोथेरेपी के डॉक्टर की जरूरत पड़ती है, और ऑपरेशन की जरूरत पड़ती है, ऐसा। तो ये तीनों चीजों की जरूरत पड़ती है, ये पूरा एक टीम से मैनेज होता है, ठीक है। इसीलिए और कैंसर के हॉस्पिटल जैसे अलग से अगर होते हैं तो मरीज एक बार वहां जाएगा तो उसका पूरा इलाज वहीं की वहीं हो जाएगा, उसको रेडिएशन भी वहीं मिल जाएगा, कीमोथेरेपी भी वहीं मिल जाएगा, और ऑपरेशन भी वहीं मिल जाएगा। इसीलिए बेसिकली कैंसर के डिपार्टमेंट्स अलग होते हैं। और डिजीज इन्फेक्शन का कुछ नहीं है कि इससे किसी एक से दूसरे को होगा इसलिए अलग कराए, ऐसा नहीं है। पर कैंसर का डिपार्टमेंट अपने आप में इतना बड़ा होता है कि उसको अलग रखा जाता है ताकि वो बाकी चीजों से मिक्स ना हो। और देखिए, कैंसर का इलाज लंबा चलता है, काफी लंबा चलता है, डिपेंड अपॉन कि कौन सा टाइप का कैंसर है। सिकाई अगर लगती है, कीमोथेरेपी लगती है, तो इलाज में ही काफी महीने लग जाते हैं, ठीक है, और काफी बड़ा इलाज चलता है। तो इसलिए ये डिपार्टमेंट ही अलग होता है, काफी जगह ये इसका हॉस्पिटल ही अलग होता है, ताकि मरीज का एक ही जगह सब काम हो जाए। जागरूकता के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो कैंसर की जागरूकता के लिए, जैसे आपने ये अभी एक जूम मीटिंग रखा है, तो ऐसे और मीटिंग्स रख सकते हैं। दूसरी चीज की पेशेंट को खुद अवेयर होना पड़ेगा।
जो हमारी जनता है उनको और अवेयर होना पड़ेगा कि आजकल हमारे पास वैक्सीन्स भी है, कुछ और टेस्ट होते हैं जिनको हम स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं, जिससे हम कैंसर को अर्ली पकड़ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। तो ये सब चीजें अब जैसे पेशेंट का जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस बढ़ता है, तो वैसे वैसे अब हमारे लोगों में आता जाएगा ऐसा। तो ऐसी मीटिंग से, न्यूज से, ये सब से जागरूकता बढ़ेगी। और दूसरी चीज, जब भी कुछ दिक्कत है तो घर पे ना बैठे, जाके अपने डॉक्टर से चेकअप कराए। तो डॉक्टर्स को मोस्टली ये सब चीजें ऑलरेडी पता होती है, तो वो खुद आपको बता देंगे कि इसमें कैंसर होने की संभावना है या नहीं। डॉक्टर अभिलाषा, आई वुड लाइक टू नो कि कीमोथेरेपी एंड रेडिएशंस, इनके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा घातक हैं। कि बेसिकली ये जो थेरेपी है, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन थेरेपी, वी आर किलिंग द गुड टिश्यूज आल्सो ऑल टुगेदर अलोंग विद द कैंसर्स। तो इसका कितना, बिकॉज ग्रेजुअली द पीपल आर वीकनिंग, कि जैसे एक दो सिटिंग में बैठे यदि वो कीमोथेरेपी के, तो बॉडी का रेजिस्टेंस चला जाता है और ऑलमोस्ट मतलब ही स्टार्टेड डिक्रीजिंग हिज हेल्थ। तो ये इनका कुछ सब्स्टिट्यूट्स है क्या अभी आज के टाइम में? देखिए, आज के टाइम में इनका सब्स्टिट्यूट्स नहीं है, ठीक है। अब ये कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी क्या होते हैं, ये बेसिकली कैंसर सेल्स को किल करते हैं। रेडिएशन थेरेपी में तो हम बिल्कुल फोकस करते हैं, आजकल इतनी अच्छी मशीन्स आ गई हैं जो सिर्फ कैंसर सेल्स को फोकस करती हैं और बाकी टिश्यूज को फोकस नहीं करती हैं। और कीमोथेरेपी में ऐसा होता है कि वो बॉडी के अंदर इंजेक्ट होती है, वो बॉडी के सारे ऑर्गन्स पे अफेक्ट करती है। तो हाँ, कीमोथेरेपी से कुछ साइड इफेक्ट होते हैं, वॉमिटिंग होता है, किसी को लूज मोशंस होता है, बाल सारे झड़ जाते हैं, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, वो सब होता है। बट दैट इज ओनली फॉर द टाइम बीइंग। जब तक कीमोथेरेपी का असर रहता है, बस तब तक ये सब चीजें होंगी। जैसे ही कीमोथेरेपी का असर जाएगा, पेशेंट फिर से स्ट्रांग हो जाएगा, इम्यूनिटी फिर से अच्छी हो जाएगी, बाल फिर से आ जाएंगे, सारी चीजें फिर से ठीक हो जाएंगी। पर कैंसर इतनी जल्दी वापस नहीं आता है, ठीक है। तो अब वो कैंसर से फाइट करने के लिए कीमोथेरेपी एंड रेडियोथेरेपी आर इम्पोर्टेंट। दीज आर द ओनली वेपन्स दैट वी हैव। मैंने जैसे शुरू में आपको बताया था, 3 चीजें हैं, ऑपरेशन, रेडिएशन एंड कीमोथेरेपी। तो वी कैन नॉट डू अवे विद इट। कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी अगर वो ट्रीटमेंट है तो वो लेना ही पड़ेगा। ये साइड इफेक्ट्स जो हैं, ये बस उस टाइम के लिए है जब तक कीमोथेरेपी का इफेक्ट है। जैसे मैक्सिमम किसी कीमोथेरेपी का इफेक्ट 3 या 4 हफ्ते तक होता है। तो आपका ये जो भी प्रॉब्लम्स है, इम्यूनिटी वीक होना, ये बस 3-4 हफ्ते तक रहेंगे, उसके बाद फिर से इम्प्रूव हो जाता है। ऐसा हम पेशेंट के काउंट्स वगैरह, सेल्स सब मॉनिटर करते हैं, कितने कम हो रहे हैं। ऐसा 3-4 हफ्ते तक असर रहता है, उसके बाद फिर से बढ़ना शुरू हो जाता है। किसी पेशेंट का हेयर लॉस अगर होता है कीमोथेरेपी तक, तो जहां कीमोथेरेपी खत्म हुई, फिर से बाल आना शुरू हो जाते हैं। ऐसा, तो ये सारी चीजें फॉर द टाइम बीइंग है, टेम्पररी है बस। तो अब हमें कैंसर को अगर हराना है, कैंसर को बीट करना है, तो टेम्पररी साइड इफेक्ट्स शुड नॉट मैटर। ओके, नाउ इसी से रिलेटेड क्वेश्चन है डॉक्टर कि दिस रिलैप्स, आई मीन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कि यदि आपने कीमोथेरेपी के आपने लगभग 15 साइकिल 20 साइकिल दे दिया किसी पेशेंट को, सो द थिंग्स विल गेट सप्रेस्ड। एक पर्टिकुलर लेवल पर आपका सप्रेशन हो जाता है कैंसर सेल का। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में ये देखा कि ये 5 महीने 6 महीने के बाद फिर रिलैप्स होता है। तो ऐसा है क्या, ये जनरल प्रैक्टिस है? दूसरा एक जो मुझे जो डाउट हुआ है, बिकॉज मैं काफी इस पर लिटरेचर देखा कि डज योर गैल स्टोन इट कन्वर्टेड टू बी अ कैंसरियस, कि आपके यदि गैल स्टोन है या गैल ब्लैडर में स्टोन है, तो इन कई केसेस, मोस्ट ऑफ द केसेस में कैंसरियस भी हो सकता है। नहीं, देखिए, मैं आपके दोनों क्वेश्चंस का आंसर करती हूँ। पहले मैं आपके सेकंड क्वेश्चन का आंसर करती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि गॉल स्टोन गेट्स कन्वर्टेड टू कैंसर, इट डज नॉट हैपन लाइक दैट, ठीक है। ऐसा नहीं, मोस्ट ऑफ द, मैंने स्पेसिफिकली बोला कि कई केसेस में ऐसा देखने को आया है, एंड इट्स नॉट श्योर, मतलब कि ये पक्का नहीं कि उसी की वजह से। नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है, गॉल ब्लैडर जो होती है, पित्त की थैली होती है, उसमें अगर कोई गठान होती है, तो कभी कभी सोनोग्राफी और सीटी स्कैन में उनको समझ नहीं आता है कि ये गठान कैंसर की गठान है या ये गठान स्टोन है, तो मिस इंटरप्रिटेशन हो जाता है। ऐसा कभी कभी उस गठान को स्टोन्स रिपोर्ट कर दिया जाता है, ऐसा। बट ऐसा तो कभी, हाँ, तो ऐसा तो नहीं होता है कि स्टोन गेट्स कन्वर्टेड इनटू कैंसर, ऐसा नहीं।
फिर अब रिलैप्स वाला जो पार्ट है, देखिए इट ऑल्सो डिपेंड्स, सब अलग अलग टाइप के कैंसर पे डिपेंड करता है। जैसे अब हम अगर देखें तो कुछ अच्छे टाइप के कैंसर होते हैं, कुछ बुरे टाइप के कैंसर होते हैं। जो अच्छे टाइप के, जैसे मैंने आपको बताया, एक ब्रेस्ट कैंसर बहुत अच्छे टाइप का कैंसर होता है। आप अर्ली स्टेज में आ जाओ, आप पूरा इलाज लो, तो द पेशेंट कैन बी क्योर्ड ऑफ कैंसर। क्योर्ड मतलब जिंदगी में आगे कभी कैंसर नहीं आएगा, रिलैप्स नहीं होगा। तो डिपेंड्स कि आप कौन से स्टेज में आते हो, आपने सही तरीके से इलाज लिया है कि नहीं लिया है। जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, आपने अच्छे से पूरा इलाज लिया है। हमारे पास पेशेंट है जो सालों सालों से 10 साल 20 साल 30 इयर्स ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर्स हैं, कुछ भी उनको वापस नहीं हुआ है। फिर यूट्रस कैंसर अगेन बहुत अच्छा टाइप का कैंसर है, स्टेज 1 में डिटेक्ट हो जाता है। आप इलाज पूरा लें तो पेशेंट विल बी क्योर्ड ऑफ कैंसर, उसको कभी भी अपनी लाइफ में आगे जाके कैंसर नहीं होगा। फिर कुछ होते हैं बुरे टाइप के कैंसर्स होते हैं, आप उनका इलाज करो, कुछ सालों तक नहीं आएगा, पर फिर उसके बाद फिर आ जाएगा। और तो वही मैंने बोला कि एवरीथिंग आप जनरलाइज नहीं कर सकते हो, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गन फ्रॉम वेयर द कैंसर इज कमिंग फ्रॉम, एंड एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन द स्टेज। If it is detected early and treated right, then you can increase the survival of the patient. But if it is detected very late, if any type of cancer is detected in 4th stage, then we cannot help the patient much. फिर आप कुछ भी कितना भी इलाज लीजिए, वो कुछ महीने बाद फिर आ जाएगा। अभिलाषा, हेलो। हाय, हेलो। मेरा एक क्वेश्चन था कि आपने कहा कि जो ब्रेस्ट कैंसर के लिए जो 45 इयर्स के बाद जो है हम लोगों को साल में एक बार एक्सरे कराना चाहिए, तो हम लोग जो अपन जो जनरली जो एक्सरे कराते हैं वही एक्सरे मैमोग्राफी नाम होता है उसका। हाँ जी, मैमोग्राफी होता है। तो नॉर्मल वो होता है, जैसे नॉर्मल एक्सरे लेते हैं वैसे ही लेते हैं, बट उसका ये नाम है मैमोग्राफी। तो आप अपने डॉक्टर को जाके बोलेंगे या कहीं भी डायग्नोस्टिक लैब में भी जाके बोलेंगे कि हमें ये कराना है, तो वो कर देते हैं मैमोग्राफी। थैंक यू। मैम, मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी को कैंसर हुआ और इसका इलाज भी हो गया, ऑपरेशन हो गया, फिर क्या लाइफ में नेक्स्ट टाइम कभी भी वो कैंसर का खतरा रहता है, या फिर हम उसे समझ लें कि वो खत्म हो गया? देखिए, ये वापस से सेम चीज है, डिपेंड करता है कहाँ का कैंसर है, कौन से स्टेज में इलाज लिया है और क्या इलाज लिया है। ठीक है मैम, जैसे ऑपरेशन हुआ और डॉक्टर ने बोला कि अब इसका खतरा नहीं है, मगर फिर भी हम देखते हैं कि कुछ सालों बाद उसी पेशेंट को फिर से वही कैंसर रिपीट होता है, तो इसके लिए हम क्या सावधानी रख सकते हैं? देखिए, इसके लिए अलग अलग कैंसर्स में अलग अलग चीजें होती हैं। सबसे एक इम्पॉर्टेंट बात तो ये है कि जो भी कैंसर का जैसे इलाज खत्म हो जाता है, पूरा हो जाता है, उसके बाद वो पेशेंट हमेशा फॉलो अप पे होता है डॉक्टर के। जैसे हमारे जितने भी पेशेंट्स हैं जिनका इलाज हुआ है, वो शुरू के 2 साल तक हर 3 मंथ्स हमारे पास चेकअप के लिए आते हैं। फिर डिपेंडिंग कि कौन सा कैंसर था, उस हिसाब से हम उनके टेस्ट करवाते हैं। जैसे अगर ओवरी कैंसर होता है तो सोनोग्राफी और CA-125 का खून का जांच कराते हैं। अगर ब्रेस्ट कैंसर होता है तो एक्सरे वगैरह कराते हैं। तो पेशेंट हमेशा फॉलो अप पे होता है, कैंसर का पेशेंट इलाज के बाद। शुरू के हर 3 महीने आपको डॉक्टर के पास जाना होता है, जो कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं वो चेक करते हैं कि कहीं कैंसर वापस तो नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है तो काफी जल्दी पकड़ लें उसको और इलाज शुरू कर दें। ये तो कैंसर के पेशेंट्स हमेशा लाइफ लॉन्ग फॉलो अप पे रहते हैं। ठीक है, देखिए, क्योंकि कैंसर चीज ऐसी है कि अगर एक बार आया है तो श्योरिटी तो बिल्कुल भी नहीं है कि वापस नहीं आएगा, वापस बिल्कुल आ सकता है। अब कितने टाइम में आएगा, कब आएगा, ये अगेन डिपेंड करता है फ्रॉम कैंसर टू कैंसर और फ्रॉम स्टेज टू स्टेज। मैडम, ये पूछना चाह रही थी मैं कि मोनोपोज के बाद जो रिलेशनशिप बनाने में कोई कैंसर होने की संभावना रहती है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। रिलेशन बनाने से कैंसर तो बिल्कुल भी नहीं होता है, ऐसा कुछ भी नहीं। मोनोपोज के बाद जैसे बिल्कुल भी नहीं, कुछ नहीं होता है, मतलब नहीं होता है। नहीं, अभी क्या मतलब कुछ महीने लगातार पीरियड आने के बाद बीच में नहीं आता है कोई से महीने, क्या कारण हो सकता है?
देखिए, इसके तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, है ना? बीच में पीरियड नहीं आने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। बट अगर हम कैंसर की बात करें तो ये है कि अगर एक बार मेनोपॉज़ आ जाए, मतलब पीरियड आने के 40, 45, 50 इयर्स की एज के आसपास अगर पीरियड आना बंद हो गया है और फिर 6 to 8 मंथ्स या 1 ईयर के बाद फिर से आ रहा है, तो दिक्कत की बात है, तो आपको जाके चेकअप कराना चाहिए। थैंक यू। नमस्कार, मेरा एक प्रश्न ये था कि कीमोथेरेपी को बहुत ही ज्यादा पेनफुल बोला जाता है, तो क्या ये कीमोथेरेपी पेनफुल होती है या कैंसर के स्टेज के हिसाब से डिपेंड होता है वो? नहीं, देखिए, कीमोथेरेपी अपने आप में पेनफुल तो नहीं होता है। कीमोथेरेपी क्या होता है, उसमें जैसे आपको किसी और चीज़ का बॉटल लगती है, वैसा ही कीमोथेरेपी का भी इंजेक्शन लगता है। तो कीमोथेरेपी लेते वक़्त आपको दर्द नहीं होता है। बस ये है कि कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स कुछ होते हैं, जैसे कि अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लूज़ मोशंस हो जाता है, वॉमिटिंग हो जाता है, इम्यूनिटी कम हो जाती है, फीवर आता है। ये सब कुछ-कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं कीमोथेरेपी के, जो कीमोथेरेपी के बाद होता है। पर ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिनके लिए दवाइयाँ हैं हमारे पास, जो दवाइयों से ठीक हो जाता है, और दिस इज़ ओनली फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम। जस्ट कीमोथेरेपी के बाद 2-3 हफ्ते तक बस ये रहेगा, उसके बाद ठीक हो जाएगा, ऐसा। तो ऐसे कीमोथेरेपी से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। यही हमारे पास एक चीज़ है जो कैंसर से लड़ेगा, जो कैंसर सेल्स को किल करेगा। तो अगर आपका डॉक्टर आपको कीमोथेरेपी के लिए सजेस्ट करता है, तो यू शुड गो फॉर इट, क्योंकि वो ही एक चीज़ है जो आपको कैंसर से बचाएगा। जो साइड इफेक्ट्स हैं, दे आर ओनली फॉर द टाइम बीइंग, कुछ टाइम तक रहेंगे, उसके बाद अपने आप चले जाएंगे। हमारे जो किसी परिचित को 2 को कैंसर हुआ था, तो उन दोनों का मतलब ये था कि हम लोग को कीमोथेरेपी से बहुत तकलीफ होती है। तो वो हम लोगों के सबके दिमाग में बैठा हुआ है, तो वो मुझे क्लियर करना था कि कीमोथेरेपी से होता है कि उनके कैंसर के स्टेज की वजह से? नहीं, देखिए, कैंसर का स्टेज के वजह से तो तकलीफ होती ही है ऑब्वियसली। अगर आप स्टेज 1 में आओगे तो दिक्कत बहुत कम रहेगी, अगर आप स्टेज 4 में आओगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत रहेगी। ठीक है? तो स्टेजिंग पर तो डिपेंड करता ही है। कीमोथेरेपी से जो होता है, कीमोथेरेपी के कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, पर अब वो साइड इफेक्ट कीमोथेरेपी देना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि वो ही है जो कैंसर सेल्स को जाके किल करेगा। कैंसर का इलाज ही ये ही है। तो इसलिए कीमोथेरेपी से डरना नहीं चाहिए। कुछ साइड इफेक्ट्स हैं तो वो टाइम बीइंग है, तब तक रहेंगे, उसके बाद ठीक हो जाएगा, पर कैंसर सेल्स तो किल हो जाएंगे।